हाँ जी बच्चों, ये आपको क्वेश्चन दिया गया था होमवर्क में। चेक कर लें जरा। आप लोगों ने जिन्होंने होमवर्क किया है वो चेक कर लें कि क्या। सबसे ऊपर लिखा हुआ मिस्टर एच हैड 1,65,000 इन बैंक अकाउंट व्हेन ही स्टार्टेड बिजनेस। ही क्लोज्ड हिज अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2022। ठीक है जी। यानी कि ये 31 मार्च 2022 तक का डाटा हमारे को दिया हुआ है। पहला साल क्या था? पहला साल था 21-22 और दूसरा था 22-23। 21-22 और दूसरा था 22-23। 21-22 जो था वो 3 मंथ्स का था और 22-23 पूरे 12 मंथ्स का था। ठीक है जी, ये बात हमें पता थी। अच्छा, अब ये बोला गया है कि उसके बैंक अकाउंट के पर्टिकुलर्स भी दिए हुए हैं हमारे को, कब उसने डिपॉजिट किया, कब उसने विड्रॉल किया, और साथ ही यहाँ पे कैश इन हैंड, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स के भी बैलेंसेस दिए हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, एक छोटी सी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग और क्लोजिंग बना लेते हैं। ठीक है, जिन्होंने बनाई है वो चेक कर लें। तो मैं 2 कॉलम बना देता हूं एक ही साथ ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए। कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, हमारे पास में एक्चुअली जो हमारा डाटा है ये दोनों हैं तो क्लोजिंग ही 31/3/2021 और फिर 31/3/2022 उसका डाटा दिया हुआ है हमारे को। सबसे पहले कैश इन हैंड दिया हुआ है। तो मैंने यहां लिख दिया जी कैश 1100 और 1650। फिर दिया हुआ स्टॉक इन ट्रेड, वो दिया हुआ है 10,450 और 15,950। फिर दिए हुए हैं डेटर्स 550 एंड 1100 और दिए हुए हैं क्रेडिटर्स 2750 और 1650। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि उन्होंने ड्राइंग्स की है 358 पर मंथ फॉर पर्सनल यूज। ठीक है जी। तो 385 सॉरी इंटू 12 ये कितना हो जाता है? वैसे 1 मिनट के लिए अगर हम चेक करें कि बोला गया है कि इन्होंने 1 जुलाई से हर मंथ की बात की है। 1 फैब से, हाँ सॉरी, जुलाई दिख रहा था, फैब है। तो 385 इंटू 2 कौन से ईयर में किया गया है? 2021 में। और 385 इंटू 12 21-22 में। ये अमाउंट कितना आ गया आप बता दीजिए। 774 770 है। अच्छा जी, 4620 5390 क्या टोटल चाहिए ही नहीं, अलग अलग सालों में डाटा है ना बेटा। हाँ वैसे अगर आप करना चाहो तो कह भी सकते हो। अच्छा खैर आगे बढ़ते। 1 जनवरी 2021 को डिपॉजिट्स में है 165, वो वही है जो हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तब डाले थे। अब इसके एक बैंक अकाउंट की अगर हम स्टेटमेंट बनाना चाहें कि क्या डिपॉजिट्स थे क्या विड्रॉल थे, तो हम इसके बिहाफ पे बना सकते हैं कि भाई क्या डिपॉजिट्स थे और क्या विड्रॉल थे। तो
फर्स्ट ईयर में मेरे पास में कितना दिखाई देगा मेरे को 180 165। फिर फर्स्ट ईयर में ही मेरा कुछ विड्रॉ हो गया था पैसा 1265 122650 और फिर मेरा एक बैलेंस रह गया था और उस बैलेंस के बाद में मेरा रिमेनिंग बैलेंस और ऐड हुआ और फिर कुछ लेस हुआ। तो यहां पे क्या मैं अपना एक बैंक अकाउंट और बना सकता हूं? चेक कर लेते। बैंक में हमारे पास ओपनिंग में कितने थे? 1,65,000 और फिर निकाले गए हैं 1,22,650 है ना। कितना हो गया? 42,350। अब अगले साल का ओपनिंग क्या रहा होगा? यही रहा होगा सर, 42,350। फिर उसके अंदर कुछ डिपॉजिट्स हुए 1/4 को 1/26,500 के। आपने दोनों ईयर सेम कौन से दोनों ईयर सेम है सर? अच्छा वो 22 है, ठीक है, वो 22 है, गलती से लिखा गया। भावनाओं को समझो, 22 नहीं लिखा था 1/26,500 ये डिपॉजिट्स थे और फिर विड्रॉ है 148,500। तो फाइनल बैलेंस कितना आ गया जी? 20,350। इसमें किसी को शक? ये डाटा हमें मिल गया अपने बैंक अकाउंट। मैं कर रहा हूं, आ रहा हूं, कोई बात नहीं, मैं उसको रब कर दूंगा। तभी तो मैं कहता हूं कि आप लोग नोट मत किया कीजिए साथ में। भाई जैसे जैसे हम इंफॉर्मेशन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम कर रहे हैं। अभी हम छोटे बच्चे हैं, जैसे जैसे हमें बताया जा रहा है वैसे वैसे हम कर रहे हैं। अच्छा जी, आगे क्या लिखा है? द अबव विड्रॉवल्स, कौन से अबव विड्रॉवल्स? ये वाले। इंक्लूड पेमेंट बाय चेक, कितने की? 1,10,000 की एंड 33,000 की रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी 2021 से 31/3/2021 तक और 1/4/2021 से 31/3/2022 तक रिस्पेक्टिवली फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर बिजनेस। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या इस चीज से हमारे बैंक अकाउंट के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। कैसे पड़ेगा? उसने क्या बोला है पहले उसका हिंदी अनुवाद सुन लेते हैं जी। कहता है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक जो मैंने 1,10,000 रुपया और 33,000 रुपया निकलवाया है बैंक से, जो विड्रॉ किया है, वो प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने के लिए किया है। तो उससे बैंक पे क्या फर्क पड़ेगा जो हमने लिख दिया उसके अलावा? हमने अभी बैंक का बैलेंस लिखा हुआ है ना, इसके इससे अब हमने पैसा निकलवाया है तो कम कर दिया उसको। अब वो प्लांट एंड मशीनरी के लिए निकलवाया हो चाहे वो किसी भी काम के लिए निकलवाया हो, बैंक तो इफेक्ट हो चुका, कर चुके ने एक बारी। अब दोबारा इफेक्ट करोगे क्या कि पैसा निकलवाया था और अब पता लगा वो प्लांट एंड मशीनरी के लिए निकलवाया है तो एक बार और कम कर देते हैं? ऐसे थोड़ी ना कर दोगे। निकलवा दिया तो बैंक तो इफेक्ट हो चुका। अब तो हमें एक नई इंफॉर्मेशन पता लगी है कि हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी आई है। समझे कि नहीं समझे? तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग में कितनी? 1,10,000 और फिर क्लोजिंग में कितनी? 1,10,000 प्लस 33,000 की। और क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, कोई बेची थोड़ी ना गई थी, अभी बेचने की कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है ही नहीं। सर डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन होती तो जरूर लगाते, अभी है ही नहीं तो नहीं लगा सकते। और जबरदस्ती किस रेट से लगा दें?
अगर हम टैक्सेशन पढ़ रहे होते तो 15% से लगा देते पीजीबीपी के अंदर, लेकिन हम तो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, तो हम जबरदस्ती थोड़ी लगा देंगे। तो ये बैलेंस कितना हो जाएगा हमारे पास में? 1,43,000 की प्लांट एंड मशीनरी भी है हमारे पास, ऐसा हमें पता लग गया। अच्छा जी, द डिपॉजिट्स आफ्टर 1 जनवरी 2021 कंसीडर्ड होली ऑफ सेल प्राइस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर बाय चेक। हमने कस्टमर से कुछ चेक रिसीव किया था, उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन दी गई है और बोला गया है कि एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाइए। हाँ जी, जरा मेरे को इसका अब क्या नाम है, आप फिगर बताइएगा। कस्टमर से हमने क्या नाम है पेमेंट रिसीव की है, कितने की? द डिपॉजिट्स आफ्टर 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021 के बाद में कितने डिपॉजिट्स हैं? 1,26,500। ठीक है जी, इसको हमने सेल कंसीडर किया है, ठीक है, लेकिन उससे हमारे बैलेंस शीट के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा मेरे को इसके बैलेंसेस प्लीज बताइए कि हमारी कैपिटल कितनी आ गई, कितनी आई? 1,61,700 और यहाँ पे 1,80,400। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई सर, कोई शक? अब हमारे पास पहले साल की कैपिटल भी है और दूसरे साल की कैपिटल भी है। अच्छा जी, चलो अब हम करते क्या थे? अब हम करते ये थे सर कि हम क्लोजिंग कैपिटल को पकड़ते थे। क्लोजिंग कैपिटल मतलब क्लोजिंग, हम इस पूरे टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। हमें ना क्या जानना है कि 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2022 तक के हमारे प्रॉफिट अर्न हमारे को जानने। ओके, 1 जनवरी से या सर 1 अप्रैल? 1 जनवरी से, जब से हमने बिजनेस स्टार्ट किया था। वो सर कैपिटल जो है वो तो हमारी 31 की आएगी ना। ओपनिंग कैपिटल तो हमारे पास 1 अप्रैल की है ना। 1 जनवरी को हमने बिजनेस स्टार्ट किया था और उसके बाद में 31 मार्च तक का हमारे पास में था। हाँ ठीक है, मैंने बिल्कुल सही लिखा है, एकदम सही लिखा है मैंने, क्योंकि प्रॉफिट तो उन 3 महीने में भी कमाए गए होंगे ना सर, नहीं कमाए गए होंगे या छोड़ दूं उनको? अब आप इस चीज की शंका में हैं कि हमें तो पता नहीं है कि हमारी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, तो आओ तुम्हें बता दूं कि जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमने 1,65,000 रुपए लगाए, है ना? तो क्या मैं इसको अपनी ओपनिंग कैपिटल कह सकता हूं? कैपिटल एज एट 1 जनवरी 2021 कह सकता हूं? हाँ सर, बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि तब मेरी बैलेंस शीट में केवल बैंक 1,65 और कैपिटल 1,65 ही दिख रहा था। जब कुछ नहीं है तो इसी को ही मानूंगा ना। ये तो कहानियां बाद में हुई हैं 31 मार्च तक, तो ये मेरी कैपिटल एज एट इतने टाइम पे थी। फिर मैं कहता हूं मेरी कैपिटल एज एट 31 मार्च 2021 मेरे पास निकल करके आ गई है। क्या मेरी कैपिटल एज एट 31 मार्च 2022 निकल करके आ गई है? हाँ सर, हमने अभी तो निकाली है। तो आपको लग रहा था हमारे पास ये नहीं है, इसलिए आप इस स्टेटमेंट पे शंका व्यक्त कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें तो मालूम है। अच्छा, शायद और भी लोग हों आपके साथ, लेकिन कोई बात नहीं, अब उनको भी पता पड़ गया। अच्छा चलो, इसको हटाते हैं और अपने प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर्स को पता कर लेते हैं, पूरे टाइम पीरियड को जब से लेकर के हमने किया। ठीक सर, तो क्लोजिंग कैपिटल हमारी कितनी थी? 1,80,400। अब इसमें मैंने गलत लिख दिया, कहां गलत लिख दिया? वहां पे 1,80,400 ही तो लिखा है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या कर दूं? जो बाहर चला गया था उसको ऐड बैक कर लूं, यानी कि बाहर क्या गया था? ड्राइंग्स गई थी। ठीक है जी,
तो मैंने ऐड कर ली सर टोटल ड्राइंग्स, और वो टोटल ड्राइंग्स मेरी 20-21 और 21-22 की थी, जो हमने अभी कैलकुलेट की थी ऊपर 770 और 46-20, 46-20। हाँ जी सर। हम 7 क्यों ले रहे हैं? बेटा क्योंकि हम पहुंचना चाह रहे हैं 1 जनवरी, देखो ना यहाँ पे मैंने अभी तो समझाया, 1 जनवरी से 31 मार्च 2022 तक हमने कितने प्रॉफिट अर्न किए हैं, वो ये जानना चाहता है। अगर आप इसको बाइफरकेट करके भी करें तो भी कर सकते। हमारे पास तीनों कैपिटल्स आ चुकी हैं, जो हमारे पास ओपनिंग में थी, जो हमारे पास 3 महीने बाद थी, और जो हमारे पास अब लास्ट कैपिटल है, वो तीनों आ चुकी है। तो अगर आप ये भी जानना चाहें ना कि पहले 3 महीने में हमने कितने प्रॉफिट अर्न किए थे, तो भी जान सकते हैं। लेकिन मैं इसको एक ही स्टेटमेंट में बना रहा हूं, क्योंकि वो तो ये जानना चाहता है कि पिछले 15 महीने में मैंने कितने प्रॉफिट्स अर्न किए। ठीक है जी। तो यहां पे मैंने इसको ऐड बैक कर दिया। और कोई एडिशंस थी क्या कैपिटल में? कोई एडिशनल कैपिटल थी क्या? कोई एडिशनल कैपिटल की इंफॉर्मेशन आपने देखी? हाँ, जो डिपॉजिट किए थे, ये अमाउंट कितना आया पहले ये बताओ। कितने? हो ही नहीं सकता। 18 790। ठीक है जी, ये थी हमारे पास। अच्छा सुनो, ये थी हमारे पास में। अब मैडम ये कह रही है, कहती है हमारे पास एडिशनल कैपिटल भी थी। नहीं नहीं, एक मिनट यार, ऐसे तुम कह दोगे कि नहीं है, उनको भी तो बताना पड़ेगा ना कि अगर वो मान रही है ऐसा, तो उनका तो वहम खत्म करूं मैं। मैडम आप मुझे ये कह रही हैं, कहती हैं कि ना सर एडिशनल कैपिटल इसको मान लो, ये जो इन्होंने 160 126 500 डिपॉजिट किए है ना। कौन सी टेबल वाली? कौन सी वाली? इन्वेस्टमेंट कहाँ है? वो तो ओपनिंग कैपिटल है ना, ये तो ओपनिंग है ना। इन्वेस्टमेंट कहाँ है? मैं ये कह रहा हूं कोई इन्वेस्टमेंट दिख रही है आपको पूरे क्वेश्चन में? पूरे क्वेश्चन में कहीं कोई इन्वेस्टमेंट देखी दोबारा 1 पैसा लगाने के बाद उसने कहीं ये लिखा है? नहीं लिखा। और जो हमने डिपॉजिट्स करवाए हैं उसकी जानकारी हमें दी हुई है कि वो सेल से रिलेटेड है, तो उसको कैसे मान लूं मैं एडिशनल कैपिटल? बता बेटा। तो अब ठीक है, चलूं आगे। अच्छा क्या बेटा? बेटा उसने ना हमें ये बताया कि यहाँ पे जो डिपॉजिट्स लिखे हुए हैं ना, दैट इज रिलेटेड टू सेल्स। अच्छा अब एक बात बताओ, सेल्स क्या हमारे बैलेंस शीट में कहीं आते हैं? नहीं, वो तो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, और प्रॉफिट तो हम निकाल ही रहे हैं एस्टिमेशन बेसिस पे। तो ये बताना एक इंफॉर्मेशन व्यर्थ हो गई। अच्छा जी, एडिशनल कैपिटल क्या हो गया सर? नील। अच्छा अब हमारे पास में कितना आ गया? 185 790। ठीक है जी। और मैं इसमें से माइनस कर देता हूं ओपनिंग कैपिटल, यानी कि वो कहता है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा एक बात बताओ, क्या तुमने 1,85,790 रुपीज लगाए थे शुरू में? वो कहता है नहीं, मैंने तो 165,000 लगाए थे, 1,65,000 लगाए थे। तो मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस आपका क्या है? प्रॉफिट है। कितने का? 790 रुपए का आपका प्रॉफिट। ये आपने प्रॉफिट है फॉर 15 मंथ्स। अब आपका आंसर क्या है बताइए? पढ़ लेते हैं जी, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है ये हमारे पास में, है ना। और क्वेश्चन में क्या बोला गया? ये बैलेंस शीट दी हुई है, मुबारक हो, ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई है, निकालने की जरूरत नहीं है कैपिटल फंड। ये सोच करके जो लोग खुश हो रहे हैं ना, उनको बता दूं कि अब उनके पास में डिक्लेयर्ड है कि फिक्स्ड एसेट इतने हैं,
स्टॉक इतना है, और जितने अमाउंट दिए होंगे ना, क्वेश्चन उतना ही क्रूशियल होकर के आपसे उतने ही वर्किंग नोट में अकाउंट्स बनवा सकता है। समझ में आई? कहने का मतलब ये, मैंने अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ी नीचे की, लेकिन अगर यहां पे कहीं लिखा हुआ हो स्टॉक से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन, तो हमारे को ओपनिंग स्टॉक 4 लाख लेकर के उसके अंदर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है जी, ओके। बस करो, रिकॉर्डिंग चल रही है। सामने वाला बच्चा बाद में क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में, देखो। ठीक है जी, तो इसका मतलब समझ गए? अच्छा, अब पढ़ लेते हैं सर, जैसा भी दिया हुआ होगा वैसा काम कर लेंगे। सबसे पहले ये 1 अप्रैल की दी हुई है बैलेंस शीट, ये ओपनिंग मानो या क्लोजिंग मानो? तुम्हें कैसे पता? 1 अप्रैल दिया हुआ और 31 मार्च दिया हुआ, नीचे दिया हुआ 31 मार्च, और यहां पे डाटा दिया हुआ 28 फरवरी का और मार्च का अलग से दिया हुआ। बड़ा ही हलकट है ये तो, तोड़ तोड़ करके डाटा दे रहा है। कोई बात नहीं, दे रहा है तो कोई बात नहीं, हम इसको क्या मानेंगे जी? ओपनिंग मानेंगे, और फिर क्लोजिंग बना लेंगे उससे। देखो जी, अब जो जैसी इंफॉर्मेशन जहां पे आए, हमें क्या करना है, अब हमें एक बात समझ में आ गई। थोड़ा सा इसको मोटा मोटा देख करके, यहां सेल परचेज दी हुई है, बस मैं समझ गया कि हमें ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट बना लेना चाहिए। और ये बनेगा कैसे? जब हमारे पास डेटर्स की इंफॉर्मेशन आ जाएगी वर्किंग नोट के अंदर। देखो मैं समझाता हूं, इस क्वेश्चन के अंदर सेल और परचेज दी हुई है ना? अब सेल और परचेज दी हुई है और साथ में डेटर्स और क्रेडिटर्स भी दिए हुए हैं। अब जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज भी होगी, और कुछ हो सकता है इंफॉर्मेशन दी हुई हो कि हमने कुछ कैश सेल्स परचेज की हुई हो। यानी कि जितनी बातें मैंने बोली उसके अंदर क्या आया? डेटर्स अकाउंट इंफॉर्मेशन गिवन है, हाँ सर ओपनिंग इंफॉर्मेशन गिवन है। क्रेडिटर्स अकाउंट, हाँ सर ओपनिंग इंफॉर्मेशन गिवन है। सेल्स और परचेज, तो हमारे को क्या इफेक्ट हो सकता है? डेटर और क्रेडिटर्स इफेक्ट हो सकते हैं। डेटर क्रेडिटर से रिलेटेड तो होती है ना क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज, ठीक है जी। और सेल परचेज दिया हुआ है, हो सकता है नीचे लिखा हुआ हो कि हाफ को कैश मान लो हाफ को क्रेडिट मान लो, तो हमारा कैश अकाउंट भी इफेक्ट हो जाएगा। तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, एक लाइन पढ़नी है और उससे रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट्स हमें मालूम है वो बस वहां जाकर के पोस्ट कर देने। जो नहीं मिलेगा वो बैलेंसिंग फिगर होगा। आओ कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे अकाउंट ओपन कर लिए, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, और एक प्यारी सी गंदी सी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ठीक है ना? ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक सर। देखो जी, हमारे पास में दिया हुआ है सेल और परचेज दी हुई है 28 फरवरी तक और मार्च तक। क्या मेरी सेल और परचेज, अभी ना लिखना मत, क्योंकि हो सकता है मैं लिखूं और फिर नीचे की इंफॉर्मेशन पढ़ूं तो फिर उसको काट दूं। वैसे तो हमें सारे क्वेश्चन को पढ़ करके ही करना चाहिए, लेकिन हम एक एक लाइन को पढ़ रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या कर दिया, मैं यहां पे लिख सकता हूं, एक जगह खाली छोड़ देता हूं, टू ओपनिंग स्टॉक। और वैसे तो वो मेरे को दिया हुआ है ना स्टॉक 3 लाख रुपए। अच्छा जी, और फिर मेरी परचेजेस आ जाती हैं। अब परचेजेस के अंदर अभी तक मेरे को नहीं पता ये कैश परचेजेस हैं या क्रेडिट परचेजेस हैं। तो यहां पे मेरी परचेजेस दी हुई हैं फरवरी और मार्च दोनों की,
क्या फर्क पड़ता है कि मैंने फरवरी में इतना परचेज किया और मार्च में इतना किया? क्या मैं इन दोनों को प्लस करके लिख सकता हूं? हाँ सर, क्योंकि मैं एक फाइनेंशियल ईयर की स्टेटमेंट बना रहा हूं जो 31 मार्च को एंड हो रही है ना? तो मैंने परचेजेस लिख दी। ऐसे नहीं जी, तरीके से, तमीज से। 14,10,000 प्लस 1,10,000 कितना बताया आपने? 15 पूरा 15,20,000। अच्छा जी, और यहां पे लिख देता हूं बाय सेल्स, दोनों को ऐड करके 19,20,000 और प्लस 20 लाख और 2 लाख, तो ये कितना हो गया? 21,20,000। अभी तक मुझे मालूम नहीं है कि इसमें से क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट परचेज कितनी है। अच्छा, इट वॉज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज इन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, इन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है जी, ओके। तो यहां पे विच इज डेप्रिशिएटेड 10% ऑन कॉस्ट। ठीक, सबसे पहले तो मैं जाऊं और यहां पे फिक्स्ड एसेट लिख दूं, कितना? 1 लाख रुपए का। ठीक है जी, इन्वेस्ट किया गया 1 लाख रुपए किस पे? फिक्स्ड एसेट पे, और इसके ऊपर डेप्रीसिएशन लग गया 10%। अच्छा जी, थैंक यू, आपने मुझे बताया कि 4 लाख पहले की भी है। जी बिल्कुल है, 4 लाख रुपए पहले की भी। तो टोटल हो गया हमारे पास 5 लाख रुपए। वैसे अगर ऐसा हो भी जाए ना, 1 मिनट के लिए, जैसा अभी मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैंने ऊपर वाली इंफॉर्मेशन कंसीडर नहीं की, तो परेशान होने की बात नहीं है, ना ही कटिंग करना वहां पे। 1 लाख रुपए के ऊपर हमें डेट नहीं दी हुई, या दी हुई है? नहीं दी हुई, तो हम मान लेते हैं ओपनिंग में ही कर लिया था, और 4 लाख के ऊपर अलग से लगा देना, लेकिन कटिंग मत कर। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको 50,000 रुपए और यहां पे 4.5 लाख रुपए लिख दिया। अब क्या ये डेप्रीसिएशन P&L अकाउंट में नहीं आना चाहिए था? बिल्कुल आना चाहिए था सर। तो मैंने इसको यहां पे एक छोटा सा बाइफर्केशन दे दिया, और डेबिट साइड पे लिख दिया टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर था या प्लांट एंड मशीनरी? फिक्स्ड एसेट थे, अच्छा कुछ भी था, 50,000 रुपए। ठीक है जी, एक एक्सपेंस है हमारा। अच्छा, द टाइम लैग फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर्स फॉर परचेजेस एंड रिसीट्स फ्रॉम सेल्स इज 1 मंथ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो परचेज की है फरवरी के महीने तक, मार्च तक उसकी पेमेंट हो चुकी होगी। अब यहां पे मेरे वर्ड ध्यान से सुनना, मैंने जो परचेजेस की हैं फरवरी के महीने तक, उसकी मार्च तक पेमेंट हो चुकी होगी, और मार्च वाली जो परचेज की है उसकी अप्रैल में होंगी। लेकिन मैं अप्रैल तक का डाटा तो बना नहीं रहा, मैं तो मार्च तक का बना रहा हूं। तो क्या कहता है तुम्हारा मन कि कितने की पेमेंट हुई होगी? गलत जवाब, 14,10,000 गलत जवाब, क्योंकि हमारे पास ओपनिंग भी है 1.5 लाख। एक गलती तुमने की, एक गलती मैंने की। अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया, कट गई है, माफ हो गई। बात समझ में आई? देखो मैंने ना एक ना वर्ड बोला बेटा, अभी कोई बात नहीं, सबसे होती है। मैंने अभी ना एक वर्ड बोला, मैंने कहा 31 मार्च तक कितनी पेमेंट्स हुई होंगी? फरवरी तक की। फरवरी तक की मतलब जो ओपनिंग डेटर्स होंगे 1.5 लाख वो भी, और जो ड्यूरिंग ईयर। अब हम क्या मान रहे हैं कि हमने ये परचेज की हैं, और क्रेडिट परचेज अगर कैश परचेज की हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो पेमेंट साइड पे आना ही चाहिए था। लेकिन अगर क्रेडिट परचेज की होंगी तो भी इसकी पेमेंट हो चुकी होगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? अच्छा, ऐसे ही एक और इंफॉर्मेशन है, वो कहता है क्रेडिटर्स है हमारे पास में
1,40,000 के, और फरवरी तक के क्रेडिटर्स कितने, सेल्स कितनी है, सॉरी क्रेडिटर कहां पे, क्रेडिटर तो परचेज के साथ में था ना, मैंने डेटर बोल दिया था उसके साथ में। हाँ, 1,40,000 और 14,10,000 रुपए की पेमेंट हो चुकी होगी। अब ऐसे ही है क्या, क्रेडिटर्स थे 1,40,000 के ओपनिंग, और ड्यूरिंग द ईयर मान रहा हूं कि क्रेडिट परचेजेस की हैं कितने की, 14,10,000 की। तो एक ये वाला और एक ये वाला, इसकी पेमेंट्स हो चुकी होंगी। अच्छा, अब रेड पेन लगा देता हूं। डेटर्स 1,50,000 और ये सेल्स 19,20,000, रेड वाले के साथ रेड वाला, ब्लू वाले के साथ ब्लू वाला। तो हमने क्या कहा, इसकी पेमेंट्स रिसीव्ड हो चुकी होंगी, तो हमारा कैश इफेक्ट हो गया। कर दें, कैश अकाउंट खोल दें। हाँ सर बिल्कुल, आओ जी, क्योंकि हमें वर्किंग नोट की जरूरत पड़ी है ना, तो हमें बनाना तो पड़ेगा। ये रहा सर एक कैश अकाउंट, जिसका कि ओपनिंग बैलेंस कितना था, क्यों नहीं बता देते हो, 3,50,000 है ना, और पॉजिटिव है तो टू बैलेंस बीडी, 3,50,000 और बाय क्रेडिटर्स और टू डेटर्स, वहां वो दोनों अमाउंट कितने कितने थे, 1,40,000 और 14,10,000। 1,40,000 और 14,10,000 कितने होते हैं, 14,10,000। टोटल कितना होता है 50,000, और डेटर्स के अमाउंट कितने दिए हुए थे, 20 लाख। और ये कैसे कैसे थे प्लीज बता दो, 19,20,000 प्लस ओपनिंग वाला 1,50,000। ठीक सर, 3.5 लाख कहां से आया, ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया था बेटा, ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया था 3.5 लाख, ये देखो 3,50,000। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। 3,50,000 है बेटा, किधर 3 लाख लिखा, कहाँ 3 लाख लिखा बेटा, वो ट्रेडिंग है बेटा। अच्छा सुनो, चलो आगे चलते हैं। याद रखना, इससे क्रेडिटर्स और डेटर्स अकाउंट भी इफेक्ट हो जाएंगे, बनाने चाहिए मुझे, बनाने चाहिए ना, बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, क्यों नहीं बनाने चाहिए, क्रेडिटर्स और डेटर्स अकाउंट, मेरी बात सुनो, अगर आप लोगों का ये दिमाग काम करता है कि सिर्फ लास्ट वाली ही तो बची है मार्च वाली, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर नीचे पहुंचते पहुंचते फाइनल स्टेटमेंट बनाते बनाते, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते बनाते कहीं आपके दिमाग से ये बात निकल गई, तो फिर कैसे याद रखोगे, फिर कैसे गलती को बचाओगे। तो तुम क्रेडिटर्स और डेटर अकाउंट बना लो, और अगर खुद को तुर्रम खां समझते हो तो एक काम करो, यहां पे डेटर्स और क्रेडिटर्स अभी से लिख दो, ये सही है ना, डेटर्स और ये क्रेडिटर्स, ताकि हम बचे रहें। लास्ट वाला कितना था, 1,10,000 के, और डेटर्स हैं 2 लाख के, ठीक है ना। तो कामचोर लोगों का काम भी बच गया और अपना काम भी हो गया।
आंसर भी गलत नहीं होगा। अच्छा, कुछ बच्चों को शायद ये समझ ना आया हो कि ये क्रेडिटर और डेटर मैंने कैसे निकाल दिए। क्या कोई है ऐसा? देखो, हम क्या कहते हैं, शुरुआत में जितने थे उनको पे ऑफ कर दिया, और फरवरी तक के जितने थे उनको भी पे ऑफ कर दिया, तो सिर्फ मार्च वाले ही तो पेमेंट्स जो होंगे वो बचे हुए होंगे, तो वही हमारा बैलेंस ड्यू होगा क्रेडिटर्स और डेटर्स के लिए। ठीक है ना? अच्छा जी, कैश अकाउंट में फिक्स्ड एसेट पेंडिंग है, मेरे को याद है। अभी एक बात मैं तो जो तुम्हें दिखाना चाहता हूं उसको देखो। सर मार्च में डेट नहीं दे रखी है, तो लास्ट मार्च मारते हैं या फर्स्ट मार्च मारते क्या? हैं? सर मार्च, सर मार्च दे रखा है। ये लिखा है बेटा 31 मार्च लिखा है। अच्छा, आप फर्स्ट मार्च भी मान सकते हैं। सर फर्स्ट मार्च मारेंगे तो फिर पेमेंट हो जाएगी ना लास्ट मार्च तक। हाँ, लेकिन आप मानेंगे ऐसा कि 28 फरवरी तक का डाटा दे रहा है, फिर वो 1 मार्च का और दे रहा है? मतलब मुझे तो करना ही है गलत, चाहे कुछ हो जाए। बेटा एक्सेप्शंस में उतना जियो जितना कहा गया हो। ये ऑलरेडी चैप्टर एक्सेप्शंस का है। क्यों और उलझा रहे हो बातों को, जो बातें सीधी समझ में आ जाती हैं। एक काम करना, यहां से नीचे उतरोगे ना तो दुकानें दुकानें होती हुई ना बीच में से भी रास्ते हैं, एक बार उनके दुकानों के बीच में से जाना घर पहुंचते हुए। कंफ्यूजन क्या हो गई यार? दुष्ट प्राणी है तू, बार बार करता ही है तू ऐसा, मुझे पता है। हाँ, हमारा दिमाग भी खराब करता है। अच्छा देखो, अब यहां पे ध्यान से सुनो मेरी बात। द बिजनेस अर्न ए ग्रॉस प्रॉफिट 30% ऑन टर्नओवर। मजा आ गया। ऑन टर्नओवर यानी कि ऑन सेल्स। तो हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है यहां पे, तो मैं यहां पे लिख देता हूं टू ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे निकल करके आएगा? सर 21,20,000 रुपए के ऊपर हमने प्रॉफिट कमाया है 30%। जब मैं पूछ रहा था, होमवर्क किया तो सबका जवाब नहीं आ रहा था। अब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है ना, इसलिए कहता हूं होमवर्क किया करो। कितना आया? 6,36,000। लो सर, ये इंफॉर्मेशन भी गिवन थी, ये हमने लिख दी। और ये प्रॉफिट्स कहीं और भी आना चाहिए, मानते हो? इधर इसका इस बच्ची का सीए खत्म हो जाएगा, लेकिन ये डेबिट क्रेडिट नहीं सीख पाएगी, ये इधर उधर में ही खेलती रहेगी, इधर इधर आए। तो सर मैं यहां पे लिख देता हूं सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल, उसके अंदर मैं ऐड कर देता हूं अपना जीपी। बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अभी तो लिखवा रहे थे सारे, P&L ही बोला था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर तुम ऐसा कर रहे थे तो ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। एक सेकेंड ठहर जाओ, अरे ठहर जाओ ठहर जाओ, शांति रखो, एक लाइन बची हुई है। सेंड्री एक्सपेंस इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन वर्क्स आउट ऑफ 10% ऑफ टर्नओवर। जी जनाब, एक्सक्लूडिंग लिखा है इंक्लूडिंग लिखा है? एक्सक्लूडिंग लिखा है। अच्छा चलो, अगर ये इंक्लूडिंग लिखा होता तो सुनो सुनो, मैं जान के इसके अंदर ऐसा कर रहा हूं। अगर इंक्लूडिंग लिखा होता तो हम क्या निकालते? टर्नओवर का 10% निकालते, उसमें से 50,000 रुपए माइनस कर देते, क्योंकि वो हम लिख चुके हैं, और फिर जो रिमेनिंग होता ना वो लिखते हैं। ये तो बात समझ में आती है ना, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग। चलो हाँ, दोबारा बता देता हूं बेटा। मैंने कहा अगर यहाँ पे इंक्लूडिंग लिखा होता, अगर ऐसा लिखा होता इसके अंदर इंक्लूड है, तो हम फिक्स्ड एसेट के ऊपर 50,000 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं ना। अब जो आता 21,20,000 रुपए, उसका हम कुछ परसेंटेज यानी कि 10% निकालते, और उसके अंदर अगर डेप्रीसिएशन इंक्लूड होता तो रिमेनिंग ही फिगर यहां लिखनी होती ना हमें P&L के अंदर, अगर इंक्लूड होता तो। या फिर यूं कह सकते हो, फिर हम यहां से डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट को हटा देते और वही अमाउंट लिख देते। हाँ सर, ये समझ में आ गया सर, सेंट्री एक्सपेंस लिख देते बस। हाँ ये ठीक है, लेकिन अभी तो ऐसा है नहीं। टू सेंट्री एक्सपेंसेस, हाँ भाई कितने आए थे? 2,12,000। 21,20,000 रुपए का 10%, 10% ऑफ सेल्स।
ओके सर, आगे लिखा हुआ है कुछ भी नहीं। ड्राफ्ट ए बैलेंस शीट ऑन 31st March assuming that creditors are all trade creditors and purchases are debtors for sale। चलो कोई बात नहीं, मतलब खत्म हो गया क्या? क्लोजिंग स्टॉक। हाँ हाँ, नेट प्रॉफिट तो निकालेंगे, मतलब हमारे पास में यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी बाय क्लोजिंग स्टॉक 3,36,000 क्रॉस वेरीफाई। किस चीज का कहते हैं? ड्राफ्ट ए बैलेंस शीट एज ऑन 31st March, वो तो हम कर ही रहे थे। एज्यूमिंग दैट क्रेडिटर और ऑल ट्रेड क्रेडिटर्स फॉर परचेजेस, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उनसे गुड्स खरीदी थी, ये क्रेडिटर फॉर फिक्स्ड एसेट नहीं थे, और ऐसे ही डेटर्स भी थे कि हमने उनको, जितने भी डेटर हैं वो सेल के लिए ही है, ऐसा नहीं है कि हमने किसी को फिक्स्ड एसेट बेच दिया था और उसने हमें पैसे देने। अच्छा जी, एंड देयर इज नो अदर करंट एसेट्स एंड लाइबिलिटी एज अ पार्ट ऑफ स्टॉक एंड कैश एंड बैंक बैलेंसेस, यानी कि इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब जो होगा वही बैलेंसिंग फिगर्स जाएंगी हमारी हर जगह पे। आ जाओ जी, बैलेंसिंग फिगर एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट तो हमारे पास में आ ही जाएगा, एक सेकंड शांति रखो। 3,36,000, ठीक है जी, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आई। पहले इसको हमें बैलेंस शीट में ले जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए? स्टॉक आ गया ना हमारे पास में, तो हम स्टॉक को लिख लेते हैं। जब हम छोड़ देंगे तभी तो हम भूल जाते हैं। 3,36,000, ओके सर। अब नेट प्रॉफिट निकाल देते हैं। टू नेट प्रॉफिट 3,74,000, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर हो गई। और इसको मैं कहां ले जाता हूं? कैपिटल में। 3,74,000, और मेरी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? नहीं जी, 10 लाख नहीं थी। ऊपर की लाइन। नहीं, 10,60,000। चलो उसको भी कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट। अच्छा जी, 10,60,000। अब जरा कैश अकाउंट को देख लें, कुछ छूट तो नहीं गया? कैश अकाउंट के बारे में आप क्या कह रहे थे कि इसके अंदर कुछ बचा हुआ भी है? 5,58,000 आ रहा है इसका। हमने कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज की थी जिसकी की एंट्री बच्ची कह रही थी हमने नहीं लिखी। बाय फिक्स्ड एसेट कितने का था बेटा? ये 1 लाख रुपए का ड्यूरिंग द ईयर हमने परचेज किया था। और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हमने डाल दिए 20,70,000 रुपए। क्रेडिटर को जो पे किया वो भी डाल दिया। अच्छा, एक्सपेंसेस हमने नहीं डाले अभी तक। सैंड्री एक्सपेंसेस दिए हुए थे ना, कहां डाले भाई? देखिए, या तो आप इसको अक्रूड मान लें, अगर पे नहीं हुआ तो आउटस्टैंडिंग करके हम बैलेंस शीट में डालें। दोनों तरीके हैं। हम ना मान रहे हैं कि हमने अभी तक पे नहीं किए तो आउटस्टैंडिंग सैंड्री एक्सपेंसेस मानेंगे, और अगर पे कर दिए तो हम क्या मानेंगे? हमने कैश कर दिया। तो मैं यहां पे सैंड्री एक्सपेंसेस लिख देता हूं सर, 2,12,000, ठीक है ना? ओके, लेकिन याद रखना, अगर ये इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन होते ना तो डेप्रीसिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, माइनस करके लिखते। समझ में आ रही है बात? कुछ भी हो सकता है। हाँ, बस उतना ही आता। कहने का मतलब ये है कि डेप्रीसिएशन कोई कैश थोड़ी है। हाँ जी, अब इसके बैलेंसिंग फिगर मेरे को बता दो 5,58,000। बाय बैलेंस सीडी 5,58,000। और अब इसको मैं बैंक अकाउंट में भी यहां पे लिख देता हूं, कैश एंड बैंक।
क्लोजिंग बैलेंस शीट में 5,58,000। ओके सर, ये हमारा कैश अकाउंट भी क्लोज हो गया। और कैश अकाउंट हमने यहां पे भी लिख दिया। हाँ जी, कुछ ड्राइंग्स वगैरह थी क्या क्वेश्चन के अंदर? देखो ठीक से चेक कर लो। 10 लाख रुपए थे हमारे पास में कैपिटल के। आओ एक बार ही चेक कर लेते हैं। एक ना छोटा सा कैपिटल अकाउंट यहीं सामने सामने बना लेते हैं। ये रहा हमारा कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस बीडी 10 लाख। अब P&L के ऊपर किसका अधिकार होता है? प्रोपराइटर का ही होता है। तो बाय P&L अकाउंट ये भी लिख सकता हूं। आप चाहें तो बैलेंस शीट में अलग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो गया? 60,000। क्या 60,000 रुपीज? 10 लाख एक था, 60,000 एक था। और हमारे ड्यूरिंग द ईयर कुछ नेट प्रॉफिट हुए, उसने भी हमारी कैपिटल को बढ़ा दिया। बाय P&L करंट वाला है ये, वो एक्मुलेटेड था। और ये कितने आए थे नेट प्रॉफिट? 3,74,000। और ड्यूरिंग द ईयर सर हमारी ड्राइंग्स कुछ नहीं थी, तो हमारी बैलेंस सीडी कितनी बच जाएगी? 14,34,000। ठीक है जी, ये लो, ये हमारा कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना? मैथ तो हो गया, हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो हमारे पास 10 लाख ओपनिंग में थे, 60,000 रुपए और है। ड्यूरिंग द ईयर हमने जो प्रॉफिट कमाए थे वो आ गए। कैश हमने कुछ विड्रॉ किया नहीं, काइंड भी विड्रॉ नहीं किया हमने, कुछ नहीं किया। और बैलेंस सीडी आ गया हमारा 14,34,000 रुपए। चलो जी, ये कैपिटल अकाउंट बना लिया आप लोगों ने? अभी हमने कुछ नहीं बनाया, चलो फिर कोई बात नहीं, फिर मैं ही बना लेता हूं पहले। ठीक है, तो यहां पे मैं इसको अब नेट प्रॉफिट को यहां से भगा देता हूं और मैं यहां पे लिख देता हूं कैपिटल एज इन वर्किंग नोट, क्योंकि मैंने इसका बनाया है 14,34,000। अब सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है मेरी। अगर आप क्रेडिटर्स और डेटर अकाउंट बना देते तो मुझे और खुशी होती, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अगले क्वेश्चन में खुश हो लूंगा आपसे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा आंसर था। अब आप लोग यहां से इसको नोट कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं बेटा, कोई फोटो सिस्टम नहीं है बेटा हमारे यहाँ पे। सर प्लीज इसको नोट कीजिए। आप जितने बड़े चैंप्स हैं मुझे मालूम है, और चैंप्स के चक्कर में ना चिंपैंजी बन जाते हैं। प्लीज, मतलब मैंने आप लोगों के लिए बनाया, आपका होमवर्क मैंने किया, और अब आप उतार भी नहीं सकते उसको।